नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वह है हिंदी कहानी आंदोलन। हिंदी कहानी के अंतर्गत कौन कौन से आंदोलन हुए हैं जो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी का इतिहास आंदोलनों का इतिहास रहा है, क्योंकि हर 4-5 साल की है जो वर्ष की अवधि बीतते बीतते एक आंदोलन है जो उठ खड़ा होता रहा है। लेकिन इसका है जो एकमात्र जो है फ़ायदा यह रहा कि इनके कारण है जो हिंदी कहानी एक गंभीर और केंद्रीय विधा के रूप में है जो प्रतिष्ठित हो गई थी इन आंदोलनों के कारण। तो चलिए देखते हैं इनके अंतर्गत सबसे पहला कहानी आंदोलन कौन सा आता है। तो सबसे पहला जो कहानी आंदोलन आता है वह है नई कहानी 1956। नई कहानी का नाम सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था। जो नई कहानी का प्रयोग है सर्वप्रथम है जो दुष्यंत कुमार द्वारा किया गया था। कमलेश्वर के अनुसार जितेंद्र और ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहानी को नया रूप दिया है। कमलेश्वर कहते हैं कि जितेंद्र और ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने है जो कहानी को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। सूर्य प्रसाद दीक्षित नई कहानी का शुभारंभ का श्रेय कमलेश्वर, मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव को सम्मिलित रूप में देते हैं। सूर्यकांत दीक्षित कहते हैं कि इसके शुभारंभ का श्रेय है जो कमलेश्वर, मोहन, राकेश और राजेंद्र यादव को जाता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी के प्रवक्ता की भूमिका निभाई। डॉक्टर नामवर सिंह ने भी है जो नई कहानी के प्रवक्ता की भूमिका निभाई थी। डॉक्टर बच्चन ने 1950 में प्रकाशित दादी माँ में नई कहानी के तत्व पाए हैं। डॉक्टर बच्चन कहते हैं कि 1950 में जो प्रकाशित हुई दादी माँ कहानी है वह भी नई कहानी के अंतर्गत आती है। उसमें भी है जो नई कहानी के तत्व पाए जाते हैं। जीवन के जटिल और व्यापक यथार्थ की अभिव्यक्ति नई कहानी की पहली विशेषता है। इसके अतिरिक्त है जो मोहन, राकेश नई कहानी की एक प्रमुख विशेषता है जो वह सांकेतिकता को मानते हैं। नई कहानी कथ्य और कथन दोनों ही स्तरों पर सांकेतिक होने के प्रमाण देती रही है। इसके अलावा है जो मध्य वर्ग की आशा, हताशा और तकलीफ को है जो नई कहानी में विस्तृत रूप से उभारा गया है। देश विभाजन के बाद की स्थितियों और समस्याओं को लेकर भी कुछ कहानियां लिखी गई, जिनमें से प्रमुख कहानियां आती हैं वापसी है जो उषा प्रेमबदा द्वारा लिखी गई है। उसके आगे टूटना राजेंद्र यादव की कहानी वे भी है जो नई कहानी के अंतर्गत आती है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर द्वारा लिखी गई। कर्मनाश की हार शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानियां भी है जो नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत ही आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कहानी आंदोलन है हिंदी कहानी। डॉक्टर देवी शंकर ने 60 के बाद की कहानी को नई कहानी से अलग पाया है। डॉक्टर देवी शंकर कहते हैं कि जो 60 के बाद की कहानी है वह नई कहानी से अलग दिखाई देती है। साठोत्तरी अथवा 60वें दशक की कहानी बदलती हुई मानसिकता की कहानी है। जो साठोत्तरी और 60वें दशक की कहानी है वह एक प्रकार से बदलती हुई मानसिकता की कहानी है। युवा कहानीकारों ने है जो परंपरागत नैतिकता, चालू मुहावरों और शिल्पगत रूढ़ियों की हदें लांघते हुए सत्य को है जो कहानियों का रूप दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आती है कहानी। इसका समय काल है जो 1960 है। कहानी का कहानी की प्रेरणा विदेशी है। यह एंटी स्टोरी का भारतीय संस्करण है। ऐसा कहा जाता है कि जो कहानी है यह विदेशी है, यह अभारतीय है। कहानी के एक प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने इसे अभारतीय कहना अज्ञात का आग्रह मोह माना है। इस कहानी के जो प्रवक्ता है सबसे पहले वह है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। इस कहानी के प्रवक्ता है। वे कहते हैं कि इसे अभारतीय कहना अज्ञान का मोह माना जाता है। नई कहानी के रूढ़ हो रहे शिल्प को कहानी ने बहुत कुछ तोड़ा है। कहानी में है जो विद्रोह का स्वर भी है, लेकिन यौन संबंधों तक सीमित रहने में यह विकृत सतही बनकर रह गई है। रीछ, विध्वंस, छलांग, त्रिकोण आदि कहानियां इस संदर्भ में उल्लेखनीय रही हैं। उसके आगे है कहानी आदर्शवादी कहानी नहीं है। जो कहानी मानी जाती है यह आदर्शवादी कहानी नहीं मानी जाती, क्योंकि सेक्स केंद्रित होने के कारण कहानी ना तो व्यापक बन सकी और ना ही अधिक प्रमाणिक जीवन की बुनियादी सच्चाइयों की अवहेलना करने से कहानी दीर्घजीवी
ना हो सकी, इसलिए है जो अ कहानी को हम आदर्शवादी कहानी नहीं कह सकते। उसके बाद नेक्स्ट आती है सचेतन कहानी। 1964 इसका टाइम पीरियड है। आधार के सचेतन कहानी विशेषांक में कहा गया, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। आधार पत्रिका में जो कहा गया था कि सचेतन है जो एक प्रकार की दृष्टि है जिसमें है जो हम जीवन को जी भी सकते हैं और जीवन को है जो जान भी सकते हैं। डॉक्टर महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर महीप सिंह। डॉक्टर महीप सिंह ने है जो सचेतन दृष्टि को आधुनिकता की एक गतिशील स्थिति माना है। अ कहानी में सेक्स का आतंक जबरदस्त था, सचेतन कहानी इस आतंक से मुक्त थी। जहाँ जहाँ जो अ कहानी आंदोलन था इससे पहले, उसमें है जो था सेक्स का आतंक बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता था, लेकिन जो सचेतन कहानी है वह इस आतंक से है जो मुक्त रही थी। यह सापेक्षता पर बल देती थी। नेक्स्ट है, अधिकतर सचेतन कहानियों में किसी न किसी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विसंगति को उधेड़ा गया था। जो सचेतन कहानी हुई है इसमें है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विसंगतियों का है जो वर्णन किया जाता था। इसमें अनुभव का और वैविध्य और गहराई दोनों थे जो है सचेतन कहानी में। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी कहानी आंदोलन, सहज कहानी 1968। सहज कहानी की बात अमृत राय ने उठाई, वहीं इसके प्रथम और अंतिम प्रवक्ता बने रहे। वह सहज कथा रस पर जोर देते थे। सहज कहानी है जो अमृत राय ने उठाई थी, वही इसके हैं जो सर्वप्रथम और अंतिम प्रवक्ता रहे थे। अमृत राय के अनुसार सहज कहानी से हमारा अभिप्राय इनमें से किसी एक से या दो से या 10 से नहीं, बल्कि इन सबसे और इनसे अलग और भी बहुत से है, क्योंकि सहज कहानी से हमारा अभिप्राय उस मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी खास चीज़ है और जो बहुत सी नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे से नहीं मिलता। इसलिए है जो अमृत राय हैं जो सहज कथा रस पर है जो बहुत ज़्यादा बल देते हैं। सहज कहानी उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया आंदोलन है, लेकिन वह इसके प्रथम और अंतिम प्रवक्ता ही रहे हैं। इसके बाद है जो सहज कहानी के कोई अन्य प्रवक्ता नहीं रहे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कहानी आंदोलन आता है समांतर कहानी 1972। सारिका अक्टूबर 74 में समांतर कहानी का एक दौर शुरू हुआ। इसी से समांतर कहानी ने आंदोलन के रूप में जोर पकड़ लिया। सारिका अक्टूबर में है जो समांतर कहानी का एक दौर है जो आरंभ हो गया था, जिससे है कि इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया था। इसके प्रवक्ता कमलेश्वर रहे हैं। इसके जो प्रवक्ता है समांतर कहानी के वह है जो कमलेश्वर हैं। समांतर कहानी के केंद्र में आम आदमी है। समांतर कहानी का जो केंद्र रहा है वह है जो आम आदमी रहा है। समांतर कहानी है जो आदमी को टुकड़ों टुकड़ों में ना देखकर उसकी संपूर्ण लड़ाई को दिशा और रूप देने का काम करती है। यह आंदोलन एक सुनिश्चित बदलाव के लिए जन संघर्ष के प्रति समर्पित रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सक्रिय और कहानी और जनवादी कहानी। ये है जो लास्ट आंदोलन है। सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी, दो आंदोलन हुए हैं। सक्रिय कहानी की अवधारणा सन 1979 ईस्वी में राकेश वत्स ने प्रस्तुत की। जो इसकी अवधारणा है, इसके जो प्रवक्ता माने जाते हैं वह कौन है? सक्रिय कहानी के राकेश वत्स के अनुसार सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी किसी एक पत्रिका और व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रही। जनवादी कहानी भी है जो किसी एक पत्रिका या एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रही है। सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी एक बिंदु पर बहुत निकट है। यह बिंदु है व्यवस्था विरोध। सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी है जो इन्होंने दोनों ने ही है जो व्यवस्था का है जो विरोध किया है। दोनों आंदोलनों से संबंधित कहानीकार आर्थिक सामाजिक शोषण के विरुद्ध रहे हैं। इसके लिए वह मौजूदा व्यवस्था को ही जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए इन दोनों कहानी आंदोलनों का जो है केंद्रीय बिंदु रहा है वह व्यवस्था विरोध ही रहा है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो, जिसमें है जो हमने कहानी आंदोलनों के बारे में पढ़ा। ये हमारे कुछ कहानी आंदोलन थे जो हमारे हिंदी कहानी के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।